Hello and welcome dear students to my channel Ma'am की पढ़ाई. Students, today I am going to start your second chapter in history, Socialism in Europe and Russian Revolution. This is also very important chapter as like the French Revolution. Let's start the chapter with introduction. After French Revolution, the whole Europe affected with that. फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो इफेक्ट था, असर था, वो पूरे यूरोप में फैल गया. न्यू आइडियाज अबाउट राइट्स ऑफ पीपल एंड अबाउट पावर ऑफ ए कंट्री बिगैन टू बी डिस्कस्ड. अब लोगों को अपने राइट के बारे में डिस्कशन करना लोगों ने शुरू कर दिया और लोगों को ये भी लगने लगा कि उनकी क्या पावर होनी चाहिए. ये सब आपस में वो डिस्कस करने लगे. एट दैट टाइम मेनी ग्रुप इस्टेब्लिश्ड, और उसी समय कई सारे ग्रुप बनने लगे, जिनमें से आपका नंबर 1 था लिबरल्स. दे वांटेड चेंज इन सोसाइटी लाइक दिस. देखिए, जो रशिया था वहां पे 3 तरह के ग्रुप्स बने. एक था लिबरल्स, सेकंड थे रेडिकल्स और थर्ड थे कंजर्वेटिव्स. तो जो ये तीनों थे, तीनों ग्रुप्स जरूर थे, लेकिन तीनों का जो थिंकिंग थी, तीनों का जो व्यूज था वो अलग अलग था. तो ये तीनों के बारे में अलग अलग मैंने बताया है इसमें. लिबरल्स जो थे, दे वांटेड चेंज इन सोसाइटी लाइक दिस. वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो. और किस तरह का चेंज हो? फर्स्ट, दे सपोर्टेड ऑल रिलीजन्स. वो चाहते थे कि सभी रिलीजन्स को मान्यता मिले. दे अपोज एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की, और वो मोनार्की की टोटल मतलब पूरी पावर के लिए अपोज करते थे. उनको लगता था कि मोनार्की के साथ में किसी और की भी पावर या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में काम हो. और थर्ड, दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज. बाकी 2 तो उनका फिर भी ठीक था, लेकिन वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज को नहीं मानते थे. उनका कहना था कि राइट टू वोट ओनली मेन को ही मिलना चाहिए, वीमेन को नहीं मिलना चाहिए. फिर नो वोटिंग राइट फॉर वीमेन. सेकेंड आते हैं रेडिकल्स. दे वांटेड डेमोक्रेसी. जो रेडिकल्स है, इनका सबसे पहला जो डिमांड थी या व्यू था कि वो डेमोक्रेसी चाहते थे. दे वांटेड विमेन्स राइट, और उनकी एक बात ये भी अच्छी थी कि वो विमेन्स को भी इक्वल ट्रीट करते थे और वो उनके लिए भी राइट टू वोट मांगते थे. दे अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, ये इसका वो बिल्कुल अपोज करते थे. वो बिल्कुल उसके फेवर में नहीं थे. थर्ड थे कंजर्वेटिव्स. दे डिड नॉट वांट एनी चेंज. वो ऐसे लोग थे जो पहले शुरू में तो वो कोई भी चेंज चाहते ही नहीं थे. वो पुराने और रूढ़िवादी लोग थे. वो सोचते थे कि जैसे चल रहा है पुराने राजा के समय से बिल्कुल सेम वैसे ही चलता रहे. बट दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी. लेकिन बाद में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि कुछ चेंज तो आवश्यक है, होने चाहिए, बट इट शुड बी इन स्लो मोशन. लेकिन वो धीमे धीमे होने चाहिए. एक बैग किसी तरह का कोई रिवोल्यूशन लाकर चेंज नहीं आने चाहिए. There were industrialization, so many men, women and children came to factories. फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप होने लगी और बहुत सारे आदमी, औरतें और बच्चे भी फैक्ट्रीज में काम करने लगे. बट दे वर सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर वेजेस, हाउसिंग एंड सैनिटाइजिंग प्रॉब्लम्स. लेकिन उन लोगों को लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ता था. बहुत ही ज़्यादा उनको बेकार वेजेस यानी सैलरीज मिलती थी. उनको घर जो रहने के लिए मिलते थे वो भी बहुत अच्छे नहीं होते थे. साथ ही साथ में वहाँ पे सैनिटाइज की प्रॉब्लम होती थी. बिल्कुल भी वो साफ सुथरी जगहों पर उनको रहने के लिए नहीं मिलता था. सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस. इसलिए जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाए. देयर वॉज अ विजन ऑफ सोशलिज्म इन विच इट वॉज सजेस्टेड दैट इंडस्ट्रीज, बैंक, शिप्स एंड रेलवेज शुड बी ओन्ड बाय स्टेट एंड स्टेट शुड कंट्रोल ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और वहां पर उस समय एक सोशलिज्म का विजन या थिंकिंग या थॉट वहां पर एक प्रचलन होने लगा, जिसमें ये कहा गया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, बैंक हैं, शिप्स हैं, रेलवे हैं, ये सब कुछ स्टेट के थ्रू ओन होना चाहिए. मतलब इन सब का अधिकार स्टेट को होना चाहिए. और साथ ही साथ में स्टेट में पूरी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरा उसी स्टेट को ही उस पूरी इकोनॉमिक कंडीशन पर भी कंट्रोल होना चाहिए. मतलब कोई ऐसी एक्टिव पर्सन होना चाहिए जो कि पूरे की पूरे इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में अच्छे से रख सके. ये सोशलिज्म में ऐसी थिंकिंग थी.
तो बच्चों जो ये मैं सारा कुछ बता रही हूँ ये उस समय की कंडीशन है जब रशिया में रिवॉल्यूशन आने के पहले जो परिस्थितियां बन रही थी, जो कंडीशन हो रही थी, ये वो बताया जा रहा है। इट शुड नॉट इन वन हैंड, और उनका ये कहना था, जो सोशलिस्ट थे उनका ये कहना था कि जो इकोनॉमिक पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए वरना लोग मिसयूज करेंगे। मेनी सोशलिस्ट गेव देयर व्यूज ऑन इट, और बहुत सारे सोशलिस्ट ने इस पर अपने अपने व्यूज भी दिए थे। सच एज कार्ल मार्क्स वांटेड अ सिमिलर सोसाइटी फॉर एवरीवन, और कार्ल मार्क्स ने भी एक सोशलिस्ट थे और उनका भी ये मानना था कि सिमिलर सोसाइटी सबके लिए होनी चाहिए, जहां पर लोगों को सिमिलैरिटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। Many socialists from different countries made an international organization named Second International, और कई सारे सोशलिस्ट ने अलग अलग कंट्रीज के मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रख दिया सेकंड इंटरनेशनल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कि रशिया की क्या कंडीशन थी, क्या कैसी कंडीशन में वहां पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रशियन एम्पायर से। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि वहां पर किस किस तरह के क्लब्स बनाए गए थे या छोटे मोटे जो भी सोशलिस्ट थे उनके क्या विचार थे, कैसे लोग वहां पर रह रहे थे। तो ये हमने अभी देखा कि वहां पर लोग फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे थे। अब रशिया का पूरा एम्पायर पढ़ते हैं। इन 1914 देयर वॉज अ रूल ऑफ जार निकोलस सेकेंड, इसको बच्चों जार पढ़ते हैं, इसमें टी साइलेंट है। तो 1914 में एक राजा था, जार मीन्स राजा, जिसका नाम निकोलस सेकेंड था। इन रशिया का वो राजा था। रशियन एम्पायर वॉज वेरी लार्ज इन यूरोप, फिनलैंड, लताविया, इस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अजरबैजान एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन रशिया। और जो रशिया का जो एम्पायर था, पूरा जो ये राज्य था, वो बहुत ही ज्यादा लार्ज था, बहुत बड़े एरिया में था यूरोप में। इसमें जो खास खास एरियाज एडेड थे उनके नाम हैं जो फिनलैंड, लताविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये सब थे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और यहाँ पर जो मेजॉरिटी थी लोगों की, वो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, जो कि क्रिश्चियनिटी भी ऑर्थोडॉक्स थी। देयर वर अदर रिलीजन पीपल टू, लेकिन वहां पर कुछ अदर रिलीजन के भी लोग थे, जैसे कि बौद्ध भी थे, मुस्लिम भी थे, जैन भी थे। इन रशिया 85% पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग, और जो रशिया में 85% लोग थे वो फार्मिंग पर डिपेंड करते थे। इंडस्ट्रीज वर फाउंड ओनली इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, और वहां पर बहुत कम इंडस्ट्रीज थी और कुछ खास एरिया में ही केवल वो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश थी। वो दो ही मेन एरिया था, एक था सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा था मॉस्को। इंडस्ट्रीज वर ओन बाय प्राइवेट्स, और जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के थ्रू ओन नहीं होती थी, उनको प्राइवेट जो लोग थे वो ओन करते थे या उनके मालिक प्राइवेट लोग थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल्स, उस टाइम पे जो वर्कर्स थे उनको उनके स्किल के थ्रू, मतलब उनके वर्क के थ्रू उनको डिवाइड किया जाता था। मेटल वर्कर्स फेल्ट सुपीरियर देन अदर्स, और उस टाइम में जो मेटल का काम करने वाले वर्कर होते थे उन लोग अपने आप को ज्यादा अच्छा या ज्यादा बड़ा समझते थे अदर वर्कर से। ये माना जाने लगा था कि जो मेटल के वर्कर्स हैं वो ज्यादा स्किल का वर्क करते हैं, इसलिए वो ज्यादा सुपीरियर हैं। देयर वर फीमेल वर्कर्स टू, वहां पर फीमेल वर्कर्स भी थी, बट डिड नॉट गेट इक्वल वेजेस एज मैन, लेकिन उनको जैसे कि इक्वल राइट नहीं मिलते थे तो वैसे ही उनको इक्वल वेजेस भी मैन की तुलना में नहीं मिलती थी। दो वर्कर्स वर डिवाइडेड बट दे यूनाइटेड, जो यद्यपि जो वर्कर्स थे वो डिवाइडेड थे, बटे हुए जरूर थे अपनी स्किल्स के थ्रू, लेकिन वो यूनाइटेड भी थे। किस टाइम पर वो यूनाइटेड थे? तो वो स्ट्राइक्स में यूनाइटेड होते थे या एक हो जाते थे या उनमें यूनिटी दिखाई पड़ती थी। व्हेनेवर देयर वर इश्यूज विद ओनर्स, जब भी उनकी लड़ाई उनके मालिकों के साथ में होती थी तब वो सारे के सारे मिलकर यूनाइट हो जाते थे, एक साथ हो जाते थे, लेकिन वैसे वो स्किल के रूप में अलग अलग डिवाइडेड थे। इन विलेजेस peasants disrespect to nobility because they were loyal to czar and owner of maximum cultivated areas, और जो गांवों की कंडीशन थी जहां पर किसान थे वो कभी भी नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि जो नोबल्स होते थे वो जार के लिए यानी जो राजा था उसके लिए के प्रति लॉयल यानी वफादार होते थे।
एंड ओनर ऑफ मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया, और वो सब जितने भी कल्टिवेटेड एरिया होता था उन सब के वो ज्यादातर अधिकतर एरिया के वो मालिक भी होते थे, तो इसीलिए पीजेंट उनसे बिल्कुल चिढ़ते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। समटाइम्स पीजेंट्स रिफ्यूज टू गिव टैक्सेस, और कभी कभी तो पीजेंट्स उन लोगों को टैक्स देने से मना करते थे। सो दे ऑल्सो मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और कभी कभी वो लैंडलॉर्ड यानी उन्हीं नोबल्स का मर्डर तक कर देते थे, बिकॉज दे वांटेड दैट द नोबल्स प्रॉपर्टी, क्योंकि वो पीजेंट्स चाहते थे कि उनको जो वो नोबल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी या जमीन उनको मिल जाए। In 1898, some people made Russian Social Democratic Workers Party based on Karl Marx ideas in Russia. 1898 में कुछ लोगों ने रशिया में डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को बनाया, जो कि कार्ल मार्क्स के आइडिया के ऊपर काम करती थी या उसी के तहत काम करती थी। बट एट दैट टाइम इट वॉज बैन टू मेक एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उस टाइम पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बनाना बैन था, मतलब वो इलीगल माना जाता था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने 1898 में इस पार्टी को बनाया था। लेनिन बिलोंग टू दैट पार्टी, और जो लेनिन था वो इस पार्टी को बिलोंग करता था। जो लेनिन था वो आपके रेडिकल का ग्रुप का लीडर था, और साथ ही साथ में इस पार्टी को वो बिलोंग करता था। ही थॉट पीजेंट्स वर नॉट सिमिलर, सम वेयर रिच एंड सम पुअर। उसका ये सोचना था कि जो पीजेंट्स हैं वो एक से नहीं होते हैं, कुछ रिच होते हैं और कुछ गरीब होते हैं। सो दे शुड बी सिमिलर टू प्रोटेस्ट एनीथिंग, इसलिए किसी भी चीज का विरोध करने के लिए पहले उन लोगों का सिमिलर होना बहुत जरूरी है, कि अगर हमने कोई एक पार्टी बनाई है तो ये तो सारे के सारे रिच उसमें पीजेंट्स होने चाहिए या सारे के सारे पुअर होने चाहिए। That's why that party was divided into two groups. इसीलिए जो पार्टी ये बनाई गई थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसमें जब लेनिन जैसे लोगों ने और कुछ और लोगों ने अपना अपना अलग अलग ओपिनियन रखा, तो यही पार्टी टू पार्ट में डिवाइड हो गई। वो दो पार्टी के जो नाम है वो फर्स्ट था मेंशेविक और सेकंड था बोल्शेविक। तो 1903 में ये पार्टी टू पार्टी में डिवाइड हो गई या टू ग्रुप में डिवाइड हो गया। जो मेंशेविक थे वो माइनॉरिटी में थे, मतलब वो कम लोग थे और वो थोड़े ही लोग उसमें थे, और जो बोल्शेविक थे वो मेजॉरिटी में थे, वो ज्यादा लोग थे। जो मेंशेविक थे उनका कहना था कि दे बिलीव दैट पार्टी शुड ओपन फॉर एवरीवन। उनका ये मानना था कि पार्टी सबके लिए खुली है, सबको इसमें रहने का अधिकार है। लेकिन जो बोल्शेविक थे, जिसका कि लीडर लेनिन था, उसने ये माना था कि ही बिलीव दैट पार्टी मेंबर्स शुड इक्वल एंड डिसिप्लिन, और उसको लगता था कि पार्टी के सारे मेंबर इक्वल होने चाहिए, वो या तो पूरे के पूरे गरीब ही हो या पूरे के पूरे अमीर हो, जो भी हो सब इक्वल हो और डिसिप्लिन में रहने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो को अपने यहीं पर एंड कर रही हूँ, लेकिन इतने में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रशिया में ज़ार निकोलस सेकंड का राज्य था, और वो किसी की बात मानता नहीं था, टैक्स बढ़ाता जा रहा था, वर्कर्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी, पीजेंट्स भी नोबल्स को डिसरिस्पेक्ट करते थे। और जो रशिया था वो पूरे वहाँ पर तीन टाइप के लोग रहते थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। और जो रेडिकल्स थे उसका जो हेड था या उसमें का लेनिन था, और जितने भी वर्कर्स थे उन सब ने मिलके एक पार्टी को बनाया था। बाद में ये पार्टी टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गई क्योंकि उनके ओपिनियन मिल नहीं रहे थे। एक पार्टी बन गई मेंशेविक और दूसरी पार्टी बन गई बोल्शेविक। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए।